बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज मैं हाज़िर हुई हूँ नावल ना बरत बेनियाज़ी रिटन बाय नबीला अज़ीज़। ये हम कल पढ़ रहे थे, कल हमने स्टार्ट किया था। इसका आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं ना बरत बेनियाज़ी रिटन बाय नबीला अज़ीज़, लास्ट पार्ट। इतनी गहरी नींद सो रहे थे तुम? असर और मगरिब का दरमियानी वक्त था जब वो नींद से बेदार हुआ और शावर लेकर नीचे आया था। क्यों, खैरियत? वो फ्रिज से जूस निकालते हुए बोला। काशली आई थी, ऊपर गई थी, पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे से निकली तो बड़ी उजलत में थी, तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतर कर चली गई। वो हैरानी से बता रही थी। अच्छा, एज़त को भी सुनकर हैरानी हुई। कहीं सानिया का फ़ोन वगैरह तो नहीं सुन लिया इसने? एज़त ने अपना मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो सोते हुए वो कालीन पर ही रख के सो गया था। इसने अपना मोबाइल चेक किया लेकिन सानिया का नंबर कहीं भी नज़र नहीं आया, लिहाजा इस तरफ से तो इत्मीनान हो ही गया। क्या हुआ? मिसेस अफंदी से इस्तफसार कर रही थी। हुआ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि इससे क्या हुआ। वो जूस का ग्लास खाली करके किचन से बाहर निकला है। मिसेस अफंदी चुप हो गई। वो मुसलसल कशमाला के मुतल्लिक सोच रही थी। एज़त ने अपनी गाड़ी निकाली और इसके घर का रुख किया। इस टाउन के एक ब्लॉक में एज़त का घर था तो दूसरे ब्लॉक में काशली का घर था। अगले 5 मिनट में वो इसके घर में था। काशली, काशली जिंदा हो? वो इसे आवाज़ें देते हुए ऊपर इसके बेडरूम में चला है। वो बेड पर लेटी दोनों बाजू अपने चेहरे पर रखे हुए थी, यूं जैसे चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही हो। किससे छुप रही हो? एज़त ने आगे बढ़कर इसके चेहरे से बाजू उठाए। वो इसके लम्बे से बिदक के पीछे हटी। अरे क्या हुआ? मैंने इतना सख्त तो नहीं पकड़ा? एज़त इसके यूं बिदकने पर ठिठका था। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो उठ बैठी। क्या मतलब है तुम्हारा? इसे हैरानी हुई। आप मुझे नीचे बुला लेते। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब मुझे तुम्हारे बेडरूम में नहीं आना चाहिए था? एज़त होंठ छेड़ते हुए बोला। ऑफ कोर्स। इसकी नज़रें झुकी हुई थी लेकिन बात वो साफ साफ कर रही थी। वजह? बस ऐसे ही, इसने नज़र चुराते हुए कहा। तो फिर तुम मेरे कमरे में क्यों गई थी? आइंदा नहीं जाऊंगी। ओके, मैं भी नहीं आऊँगा, वो कहकर वापस मुड़ा और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। किशमाला ठिठक गई। वो खफा होकर जा रहा था। एज़त, वो बेसाख्ता नंगे पाँव इसके पीछे बाहर भागी। एज़त प्लीज़ रुकिए। इसने सीढ़ियाँ उतरते एज़त को दोबारा आवाज़ देकर रोका लेकिन वो सुनी अनसुनी करता सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था। एज़त, वो एकदम भागती हुई आई और इसके सामने खड़ी होगी जैसे रास्ता रोक लिया हो। अब क्या है? वो संजीदगी से बोला। कहाँ जा रहे हैं? ड्राइंग रूम में। क्या ड्राइंग रूम में? हाँ, तुमने खुद ही तो कहा कि मैं तुम्हें नीचे बुला लेता, यानी मुझे ड्राइंग रूम तक ही रहना चाहिए, इसलिए मैं ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ। तुम भी वहीं आ जाओ। वो कहकर सीढ़ियाँ उतर गया। कशमाला अपने कहे पर शर्मिंदा नहीं थी, इसलिए चुपचाप इसके पीछे आ गई। बैठिए। इसने सोफे की सिमत इशारा किया। थैंक यू। वो बैठ गया। कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊँ? इसने धीमे से पूछा। नज़र झुकी हुई थी। मैं पी कर आया हूँ, वो लापरवाही से बोली। आए क्यों है? ये पूछने कि तुम क्यों आई थी? वो इसे ही देख रहा था। वो अपने जाने का सोचकर नर्वस हो गई थी। दिल की धड़कनें फिर से मुंतशिर होने लगी। मॉम बता रही थी कि तुम मुझसे मिलने आई थी और मैं सो रहा था। इसने हवाला दिया। वो मैं दरअसल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस लेकर आई थी, वो दिखाने थे आपको। इसने बहाना ढूंढ ही लिया। तो कहाँ है प्रॉस्पेक्टस? अभी लेके आती हूँ, वो कहकर वहाँ से उठ गई और थोड़ी देर बाद प्रॉस्पेक्टस ले भी आई थी। बैठो। एज़त ने इसे सोफे पर बैठने को कहा लेकिन वो इसके बराबर बैठने से गुरेज कर रही थी। क्या देख रही हो ना, बैठो ना। वो झुंझला गया। तो कहाँ है प्रॉस्पेक्टस? अभी लेके आती हूँ, वो कहकर वहाँ से उठ गई और थोड़ी देर बाद प्रॉस्पेक्टस ले भी आई थी। बैठो। एज़त ने इसे सोफे पर बैठने को कहा लेकिन वो इसके बराबर बैठने से गुरेज कर रही थी। क्या देख रही हो, बैठो ना। वो झुंझला गया। मैं यही ठीक हूँ, आप बताएं क्या बताना था? क्या बताना है? वो हवस खड़ी रही। काशली, तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुँचा हुआ है? अब की बार वो ज़रा सख्ती से बोला तो वो सटपट आ गई। बैठ जाओ यहाँ। इसके सख्त तेवरों से बौखला के वो फ़ौरन बैठ गई और प्रोस्पेक्टस खोल के से समझाने लगा। वो कॉलेज में दाखिला ले रही थी और बहुत खुश थी। वो एक एक बात एज़त से डिस्कस करती थी लेकिन इस वक्त वो जो कुछ भी इसे समझा रहा था काशली के सर के ऊपर से गुजरता रहा। फिर क्या इरादा तुम्हारा? वो कहते कहते अचानक इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वैसे ही टिकटिकी बांधे देख रही थी। एज़त के अचानक देखने पर गड़बड़ा गई। मम्मा, मेरा इरादा? क्या मतलब है आपका? इसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। इसी कॉलेज में एडमिशन लोगी या कहीं और? इसी कॉलेज में एडमिशन लोगी, मुझे पसंद है। इसने हामी भरी। ओके, तो फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, मैं तुम्हारे साथ जाकर एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है, कल चलेंगे। इसने फ़ौरन सर हिलाया। ओके, फिर कल मिलेंगे। वो खड़ा हो गया। आप जा रहे हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त मेरा चले जाना ही बेहतर है। एज़त कुछ समझकर बोला। वो काशली के एहसासात इसके चेहरे पर लिखे देख चुका था। क्यों? ये बताना ज़रूरी नहीं, वो कह के बाहर निकल गया और कशमाला गहरा सांस खींच के रह गई। ये क्या हुआ था? दिल किस डगर पर चल निकला था? कशमाला बेटा, वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो एकदम चौंक गई। आवाज़ इसके पापा की थी। वो इनकी आवाज़ लाखों में भी पहचान सकती थी। पापा? वो बेयकीनी से शाहनवाज हैदर की सिमत पलटी। मेरी जान, मेरी कशमाला। इन्होंने बाजू फैला दिए थे और कशमाला भागती हुई आकर इनके सीने से लगी। पापा, आप यहाँ? वो इसकी पेशानी चूम रहे थे और कशमाला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तुमसे मिलने आया हूँ बेटा। घर के नंबर पर फ़ोन करते तो मुलाजमा फ़ोन बंद कर देती है। मैं जानती हूँ पापा, वो इडियट ऐसा ही करती है। इधर आओ मेरे साथ। इन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा किया।
लेकिन पापा वो मॉम को पता चल गया तो झगड़ा करेंगी। कशमाला शाहनवाज हैदर की गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी। अरे नहीं पता चलेगा, इतनी फुर्सत कहाँ से है इसे, वो तो पैसा बनाने की धुन में मगन है। इन्होंने तलखी से कहते हुए सर झटका और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे बैठने को कहा। वो तो जब का शिकार थी। इसे पता था अगर सायरा हैदर को इल्म हो गया कि वो शाहनवाज हैदर से मिली है तो वो हंगामा खड़ा कर देंगे। बेटा बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। इन्होंने इसरार किया तो कशमाला को बैठना पड़ा। इसके बैठते ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रेस्टोरेंट ले चलो, इन्होंने ड्राइवर से कहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। वो इसे साथ लिए अंदर आ गए। मुबारक हो बेटा, मैंने सुना था तुमने फर्स्ट पोजीशन ली है, वो इसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाते हुए कह रहे थे। थैंक यू पापा, अब तो मेरा फर्स्ट ईयर भी क्लियर होने वाला है, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। माशाल्लाह, लगता है मेरी बेटी वाकई बड़ी और ज़हीन हो गई है, इन्होंने सताइशी लहजे में कहा। 17 साल की हो गई हूँ, इसने फ़खरी अंदाज में बताया। 17 साल? शाहनवाज हैदर दोहरा के रह गए। जी 17 साल, और मोम को आपसे अलग हुए 10 साल हो गए हैं। ये सारा हिसाब कशमाला के दिल पर लिखा था। और इन 10 सालों में मैं आपसे 10 मरतबा ही मिली होंगी, वो अफसरदगी से कह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मुलाकात का क्या, बस दिलों में मोहब्बत जिंदा होना चाहिए। वो इसकी दिल गिरफ्तगी के ख्याल से इसे तसल्ली दे रहे थे। मोहब्बत को सिसकने के लिए छोड़ दे तो वो मर जाती है पापा। मैं क्या करूं बेटा, वो तुम्हें मुझसे दूर रख के मुझे अजियत देने की कोशिश में रहती है और मैं मजबूर हूँ। 18 साल तक मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं चल सकता। इन्होंने माजूरी ज़ाहिर की। 18 साल के बाद क्या होगा? फिर मैं तुम्हें अपने पास कराची ले जाऊँगा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा कर बोले। ये सिर्फ तसल्ली है। इसने सर झटका। क्यों तसल्ली क्यों है? वो हैरत से बोले। क्योंकि आप मुझे कराची लेकर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकता? वहाँ आपकी बीवी भी तो है। इसके जवाब पर वो एकदम फलक शगाफ कहकर लगाकर हंसे। अरे मेरी जान, मेरी बीवी कुछ नहीं कहेगी, बल्कि तुमसे मिलकर तुम्हें देखकर खुश होगी। वो उसका हाथ थपकते हुए बोले। वो क्यों खुश होंगी? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो जानती है कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो। शाहनवाज हैदर इसे समझा रहे थे और कशमाला सुनकर चुप हो गई। फिर इन दोनों बाप बेटी ने लंच किया। शाहनवाज हैदर इसे ढेर सारा प्यार और ढेर सारे तहाइफ देने के बाद घर ड्रॉप कर गए थे। कशमाला पोर्च में सायरा हैदर की गाड़ी देखकर सहम गई थी। इसे पता था कि अब क्या होने वाला है। वो सुस्त रवि से चलती अंदर आ गई। कशमाला, सायरा हैदर की पहली पुकार ही पर ही वो लरज उठी थी। कहाँ से आ रही हो तुम? वो किसी जेलर की तरह इसके सामने आ खड़ी हुई। कॉलेज से। शट अप, झूठ मत बोलो। वो धाड़ उठी। ड्राइवर तुम्हें पिक करने गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मॉम, मैं इज्जत अपने घर पे है, इन्होंने इसकी बात काट के कहा। कशमाला बुरी तरह फंस गई थी। सिर्फ शाहनवाज से मिलने का मामला ऐसा था जहाँ कशमाला ज़रा दब जाती थी, वरना इसने डरना कब सीखा था भला? तुम मिस जलील के साथ थी ना? मुझे पता है वो इस्लामाबाद आया हुआ, और मुझे ये भी पता है कि वो तुमसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया। लेकिन वो सायरा हैदर किसी नागिन की तरह बल खा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था। वो कशमाला को उठाकर दीवार में दे मारे। मैं पूरे 1 साल बाद मिली हूँ इनसे, और ये कोई बुरी बात तो नहीं। वो मेरे फादर हैं, मुझे इनसे मिलने का हक होना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारा फादर नहीं, और वो 2 और बच्चों का भी फादर है, इन्होंने तंजिया कहा। तो क्या हुआ? आपने इनसे डाइवोर्स ले ली तो क्या वो दूसरी शादी भी ना करते? अकेले ज़िंदगी गुजारते? आप खुद ही तो इन्हें घर से निकालती थी, और वो आखिर निकल ही गए। और इसमें इनका क्या कसूर है? आज पहली बार इसने इस मामले में माँ के सामने बोलने की जुर्रत की थी। मेरे सामने ज़ुबान चला दिया। इन्होंने इसे थप्पड़ दे मारा और कशमाला के हाथों में पकड़े तमाम गिफ्ट छूटकर ज़मीन पर जा गिरे। बहुत सी चीज़ें बिखर गईं। आप हमेशा अकेले बोलती हैं, किसी दूसरे को बोलने का मौका दिए बगैर। इसलिए लगता है कि आप राइट हैं, हालांकि आप कहीं से भी राइट पे नहीं हैं। आपने हमेशा पापा के साथ ज्यादती की, इन्हें तंग किया, इन पर गुस्सा किया, गालियाँ दी, और फिर इन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। आपने मुझसे बाप की मोहब्बत छीन ली और माँ की मोहब्बत कभी दी ही नहीं। फिर भी आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए अच्छी बनकर रहूँ, आपके हर हुक्म पर सर झुका दूँ। क्यों मॉम? किस लिए आपका हुक्म मानूं? आपने आज तक मुझे दिया ही क्या? अच्छे स्कूल, कॉलेज और अच्छे कपड़े जूतों के सिवा। वो आज दूबदू जवाब देती अपने अंदर का गुबार निकालने के दर पे हो गई थी, और सायरा हैदर हैरत से फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। इसने आज तक जो नहीं कहा था वो सब कह रही थी। ये खन्नास किसने भरा तुम्हारे दिमाग में? वो गुस्से से बोली। आपने भरा ये खन्नास। 10 साल हो गए इस खन्नास को भरते हुए। आपने कभी सोचा कि आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है? आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि आपकी बेटी अपने बाप से कितनी अटैच थी, जिसे आपने दूर कर दिया? कभी सोचा आपने कि आप जैसी ज़िद्दी माएँ कैसे जुल्म करती हैं बच्चों पे? कभी गौर किया आपने कि मैं इस खाली घर में अकेली चकराती रहती हूँ? पागल कर दिया आपने मुझे। मेरी तन्हाई और मेरी सोचों ने मुझे जुनूनी बना दिया। बाप मजबूर था और माँ बाइख्तियार। आप दोनों की इन्हीं मजबूरियों और इख्तियार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आपके लिए अजाब हूँ तो ये अजाब गले से उतार दें। मुझे मेरे पापा के पास रहने दें और खुद जी भर के बिजनेस में तरक्की करती रहे। आपको आपकी दौलत और शोहरत मुबारक हो, मुझे तो सूली पे मत लटकाएं। वो चीख चीख के बोलती हुई रो पड़ी। आपसे ज़्यादा मुझे अपने पापा अजीज़ है। बेशक मुझसे दूर रहते हैं, बेशक इनके और भी बच्चे हैं, बेशक इनकी बीवी भी है, बेशक वो जैसे भी हैं, लेकिन मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसने आखिरी जुमला खूब जमा कर कहा।
फिर अपने हाथों की पुष्ट से अपने आंसू रगड़कर पहुंचती हुई नीचे बैठकर अपने बिखरे हुए गिफ्ट समेटने लगी, साथ साथ आंसू भी बहते जा रहे थे। वो मुझे बर्थडे विश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनका गिफ्ट हर साल मुझे मौसूल होता है। 10 सालों में 10 गिफ्ट भेजे हैं इन्होंने और वो 10 गिफ्ट मेरी अलमारी में अनमोल खजाने की तरह महफूज है, सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से, बड़ी याद से भेजे हैं। आपने मुझे इन 10 सालों में क्या दिया? सीज़न की सीज़न शॉपिंग करवा दी और बस। वो अकेली बोलती जा रही थी, फिर सारी चीज़ें समेट कर खड़ी हो गई। ये नहीं है कि मेरे पास चीज़ों की कमी है और मैं इन चीज़ों पे खुश होती हूँ, बात यह है कि मेरे पास मोहब्बत की कमी है, इसलिए इन चीज़ों के साथ मिलने वाली मोहब्बत पे खुश होती हूँ। आज ये मोहब्बत मुझे पूरे 1 साल बाद मिली है, इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ी देर खुश हो लेने दें। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, बल्कि मुझ पर तवज्जो देने की बजाय बेहतर है कि आप अपनी किसी फ़ाइल या किसी मीटिंग पर तवज्जो दें, कुछ फ़ायदा तो होगा ना आपको। मुझ पर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, वो आज बोली थी और दिल खोल के बोली थी। सायरा हैदर शिश्तर सी अपने इसे देख रही थी। वो सारी चीज़ें लेकर ऊपर अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन इसके लफ्ज़ों की काट नीचे ही रह गई। इसकी आवाज़ की बाज़गश्त अभी तक इनके कानों में सुनाई दे रही थी। इन्हें क्या पता था कि वो किशमाला जो बाहर से इतनी बेहिस, ज़िद्दी और लाताल्लुक़ बनी हुई, अंदर से कितनी गहरी और कितनी हसास है। वो एक एक बात को दिल पे लिखे फिर रही थी और दिल पे लिखा वो ज़ुबानी याद कर चुकी थी। पहले वो कम उम्र थी, चुप रहती थी, सुनती थी, खामोश हो जाती थी, लेकिन अब इसे बोलना आ गया था और आज इसके इस बोलने ने सायरा हैदर के 14 तबक रोशन कर दिए थे। आंटी एज़द घर पे है। वो अपनी धुन में सीधी इनके ड्राइंग रूम में चली गई, लेकिन वहाँ आंटी की बजाय और लोगों को देखकर ठिठक के रुक गई। एज़द भी वहीं बैठा हुआ था। किशमाला को देख के चौंक गया। अरे किशमाला बेटा, आओ अंदर आ जाओ। मिसेस अफंदी ने नरमी से मुस्कुराकर इसे करीब आने का इशारा किया। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ मेहमान आए हुए, मैं फिर आ जाऊँगी, वो माज़रत ख्वाहाना लहजे में कहती वापसी के लिए पलटी। अरे रुको यार, ये मेहमान कोई गैर नहीं, अपने ही है। एज़द गोद से कुशन हटाकर सोफे से उठकर इसके पास है। इनसे मिलो, ये है मेरे बड़े भाई फ़हद अफंदी और ये है मेरी सिस्टर अरीशा अफंदी। दोनों शादी के बाद अपनी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मुकीम है। 2 रोज़ पहले कराची तशरीफ़ लाए और आज कराची से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ये मेरे कज़न्स हैं हामिद, सानिया, उजाला और समीर, ये भी कराची से ही तशरीफ़ लाए हैं। इनके साथ अब चंद दिन यही रहेंगे। एज़द ने बड़ी तफसील और वज़ाहत से तारुफ़ करवाया। हेलो, मजबूरन किशमाला को हेलो कहना पड़ा। वो इन सब की नज़रें खुद पर मरकूज़ देखकर अंदर से कन्फ्यूज़ होने लगी। ओहो यार, किधर पहुँच गया। और ये है आंटी सायरा हैदर की इकलौती साथज़ादी किशमाला हैदर। इसने बाआवाज़ बुलंद इसका तारुफ़ करवाया। और पूरे इस्लामाबाद में ये मेरी इकलौती फ्रेंड है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं भी इनका इकलौता फ्रेंड हूँ। वो शरारत से हंसते हुए कह रहा था। वो सब भी इसके अंदाज़ पर हंसे, लेकिन इन सब में सानिया ऐसी थी जो नहीं हंसी थी, बल्कि इसकी तेवरी पर बल पड़ गए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी फ्रेंड को खुले दिल से वेलकम करें और इस दोस्ती को आगे बढ़ाएं। एज़द ने किशमाला का हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठाने के लिए आगे किया, लेकिन इतने में सानिया अपनी जगह से खड़ी होगी। एक्सक्यूज़ मी, वो कहकर वहाँ से निकल गई, जिस पर बाकी सबके साथ साथ किशमाला और एज़द ने भी चौंक कर देखा। किशमाला तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। मॉम, किशमाला को भी कोल्ड ड्रिंक सर्व करें। वो जाते जाते भी कहना नहीं भूला और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल आया। इसने सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनी, सो वो भी ऊपर की तरफ लपका। सानिया, इसने कमरे का दरवाज़ा खोल के देखा। सानिया दूसरे कमरे में भी झांका। सानिया प्लीज़ यार, कहाँ हो? वो इसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ा तो इसे टेरेस पर दुपट्टा लहराता हुआ नजर आया। वो इसके पीछे ही टेरेस पर आ गया। वो दोनों हाथ रेलिंग पर जमाए नीचे झुक कर देख रही थी। क्या बात है, इस तरह अचानक उठकर क्यों चली आई? एज़द भी रेलिंग पर हाथ रख के खड़ा हो गया। तुम्हारी फ्रेंड को देखकर, इसने दांत पीस के कहा। क्यों, मेरी फ्रेंड अच्छी नहीं है क्या? बहुत अच्छी है, इसलिए तो आ गई हूँ। सानिया गुस्से की तेज़ थी और एज़द को पता था कि अब वो इस बात को रबड़ की तरह खींचेगी। अरे यार, वो वाकई बहुत अच्छी है, तुम्हें तो इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए। क्यों, मुझे क्यों उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए? सानिया काट खाने को दौड़ी। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। एज़द ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए शरारत से कहा। वो तुम्हारी फ्रेंड है, ये बात तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताई? वो चबाकर बोली। तुम्हारा रूबरू उसके साथ तारुफ करवाया है तो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। फ़ोन पर बताता तो तुमने जाने कैसे क्या कर डालती। यानी तुमने मुझसे जानबूझ के छुपाया? अरे छुपाने वाली कोई बात भी नहीं थी, मैं तो इसलिए कह रहा था तो तुम उल्टा सीधा सोचने लगती हो, इसलिए फ़ोन पे नहीं बताया। और वैसे भी हमारी दोस्ती इस नवैयत की नहीं है कि इसे शक की नज़र से देखा जाए। एज़द की नीयत साफ़ थी, इसलिए वो इत्मीनान से बोल रहा था। तो फिर किस नवैयत की दोस्ती है आपकी? इसके लहजे में तंज उतर है। बताता हूँ, तुम आराम से बैठो यहाँ। एज़द ने कोने में रखी कुर्सियाँ करीब घसीट लीं। कोई बहाना करना चाहते हो? देखो सानिया, हर इंसान को एक ही छड़ी से नहीं हाँकना चाहिए। बेयकीनी और शक की पट्टी उतार के देखो, फिर सब बताता हूँ। इसने सानिया को ठंडा करना चाहा। वो चंद सेकंड इसे देखती रही, फिर अपने तने हुए असाब ढीले छोड़ते हुए इस बात में सर हिलाया। ओके, बताओ क्या बताना चाहते हो? इसकी तरफ देख नरमी और इजाज़त पाकर एज़द इसे सब बताता चला गया। पहले तो बेयकीनी और यकीन के दरमियान डावाडोल सी रही, लेकिन जब इसने मिसेस अफंदी से तस्दीक के लिए कहा तो वो मान गई। इसे आखिर यकीन करना ही पड़ा और तकरीबन 20 मिनट बाद जब इसे समझा बुझाकर अपने साथ नीचे ड्राइंग रूम में लाया तो किशमाला वहाँ थी। मॉम, किशमाला कहाँ गई? तुम नहीं थे तो वो किसके पास बैठती? हमारे साथ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जो कुछ देर बातें ही कर लेती। मिसेस अफंदी के जवाब पर वो सर हिलाकर रह गया, लेकिन ध्यान सारा किशमाला की तरफ ही था कि वो न जाने क्या सोच रही होगी। आंटी, किशमाला कहाँ है? एज़द इनके घर दाखिल हुआ तो सायरा हैदर को लॉन में बैठे देखकर इनके पास चला आया।
थोड़ी देर पहले बाहर निकली है। साइकिल लेके निकली है? नहीं, कॉलेज से आने के बाद अपने बेडरूम में ही थी, अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई है, मैंने सोचा तुम्हारी तरफ जा रही है। सायरा हैदर खुद किसी सोच में थी, एज़त को देखकर ही हाल में वापस आई। ओके मैं देखता हूँ इसे, वो कह के वापस पलट गया। सुनो बेटा, इन्होंने पीछे से आवाज़ दी। जी आंटी कहिए। देखो बेटा, इसे समझाया भी करो, आजकल कुछ अपसेट है, शायद तुम समझाओगे तो समझ जाएगी। ओके मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो अपसेट क्यों है? इसने ज़रा ठहरते हुए पूछा। ये तो वही बता सकती है कि वो अपसेट क्यों है। क्यों, क्या आपको नहीं पता? शायद नहीं, इन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ओके, एज़त ने कंधे उचका दिए और गेट से बाहर निकल आया। वो कल से फ़ोन कर रहा था, लेकिन इससे बात नहीं हुई थी। रात को पता चला कि सो रही है, सुबह पता चला कि कॉलेज चली गई और इस वक्त वो फ़ोन करने की बजाय खुद चला आया था। लेकिन फिर भी इससे मुलाकात ना हो सकी और एज़त को पता था जितनी देर मुलाकात नहीं होगी वो अपना खून जलाती रहेगी, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ा खड़ा हुआ था। इसका कोई और दोस्त तो था ही नहीं कि जिसकी उम्मीद होती कि वो इसके घर पे होगी, इसलिए वह इसे इधर उधर ही तलाश करता फिर रहा था। वो पार्क में आगे चंद कदम के फासले पर वो एक खाली बेंच पर तनहा बैठी हुई थी। अवाइल जनवरी के दिन थे, सर्द शामों में उदासी का रंग शामिल था। मगरिब की से डूबता सूरज अपने पीछे खुनकी छोड़े जा रहा था। वही खुनकी और उदासी कश्माला के चेहरे पर भी सबत थी। वो भी सर्द शाम का हिस्सा लग रही थी, उदास और जर्द, और एज़त न जाने कब और कैसे इस जर्द उदास शाम की लपेट में आ गया। इसे कितनी देर गुजर गई और वो दम साधे टिकटिकी बांधे इसको ही वो सामने सूरज को ही देख रही थी और सूरज का अक्स इसके चेहरे पर बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से इसके रुखसारों पर बहते हुए आवाज़ आंसू सुनहरी मोतियों की तरह चमक रहे थे। एज़त को लगा इसके इर्द गिर्द एक तिलिस्मी हसार बन गया हो, एक सुनहरा तिलिस्म जिसके ज़ेरे असर वो धीमे कदमों से चलता है इसके बराबर आ बैठा, यहाँ तक कि आहट भी ना हुई। लेकिन फिर भी वो कश्माला थी हद से ज़्यादा हसास। इसने बिना देखे महसूस कर लिया कि वो इसके पास आकर बैठा, और वो नहीं चाहती थी कि एज़त इसके पास बैठे या वो एज़त के पास बैठे, इसलिए फ़ौरन उठने लगी कि अचानक एज़त ने इसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। मेरा हाथ छोड़े, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसने एज़त की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन मैं अभी यहाँ बैठना चाहता हूँ। एज़त का लहजा बदला हुआ था, आवाज़ किसी जज्बे के एहसास से बोझल हो रही थी। कश्माला को लगा एज़त ने इसका दिल अपनी मुट्ठी में दबा लिया हो। एज़त साहब तक गए काम तो। आप यहाँ क्यों आए? वही तीखा सा सवाल जो वो अक्सर करती थी। तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? कल कहाँ चले गए थे? काम था सानिया से, इसलिए चला गया। और मैं समझी मोहब्बत थी सानिया से, इसलिए चले गए। वो बरजस्ता बोल के हंसी। मोहब्बत? एज़त ने दोहराया। कश्माला तुम्हारी नज़र में मोहब्बत क्या है? वो बेसाख्ता पूछ बैठा और कश्माला की नज़रें इसके हाथ में दबे अपने हाथ पर जा ठहरी। मेरी नज़र में तो इस वक्त किसी का हाथ थाम लेना ही मोहब्बत है। इसका जवाब बहुत गहरा था। एज़त ठुटका पर हाथ ना छोड़ा। अगर छोड़ देता तो मोहब्बत भी वहीं छूट जाती, किसी बेहद ज़रूरी ट्रेन की तरह, और वो सारी उम्र इस ट्रेन के पीछे भागता रहता, लेकिन वो हाथ ना आती। और किसी के आंसू पोंछ देना क्या है? एज़त ने दूसरे हाथ से कश्माला के रुखसारों पर बहने वाले आंसू की नमी पहुँची। मोहब्बत में इबादत। कश्माला के जवाब भी कमाल थे। इबादत? एज़त को हैरत हुई। इबादत, क्योंकि इबादत करना अगर बहुत आसान है ना, तो बहुत बेहद मुश्किल भी है। इसी तरह मोहब्बत में किसी के आंसू पोंछ देना भी बड़ा मुश्किल काम है, हो ही नहीं पाता। इसने दलील दी। तुम मोहब्बत करती हो? बस कोशिश कर रही हूँ चंद दिनों से, वो मुस्कुराते हुए बोली। और आप? मैं भी बस कोशिश कर रहा हूँ चंद लम्हों से। इसके जवाब पे कश्माला ने घूर के से देखा, फिर दोनों ही खिलखिला के हंस दिए। ये बात कश्माला से तो इसने मजाक के रंग में कही थी, लेकिन वो खुद जानता था कि ये बात हकीकत का रूप धार चुकी है। इसने कई बार कश्माला को अपनी सोच से अपने जहन से झटकने की कोशिश की, लेकिन वो और भी इसके असाब पर तारी होने लगी। इसके सारे कज़न जो दोनों बहन भाई मरी और सवात वगैरह घूमने जा रहे थे, और जाहिर सी बात है कि वो सब भी इसे भी साथ घसीट रहे थे। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरन इसे जाना ही पड़ा। जाने से पहले वो कश्माला से मिलकर आया था। वो इसके जाने का सुनकर उदास तो हुई, लेकिन इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता फ़ोन करने की ताकीद ज़रूर की, और वो वादा करके आया था कि वो फ़ोन बंद नहीं होने देगा। जितनी देर मरी और सवात में रहेगा, इसे मुसलसल कॉल करेगा और इसे अपना वादा पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस्लामाबाद से निकला तो उसने कश्माला को कॉल की थी, और मरी पहुंचने तक वो कॉल ऑन रही। फिर मरी होटल में सामान वगैरह पहुंचाने के बाद इसने कॉल की, जो पूरा मरी घूमने तक यूं ही ऑन रही। और कश्माला बिलवास्ता तौर पर एज़त के साथ पिकनिक में शरीक रही। बिलाखिर रात के जब वो सब आग जलाए बैठे थे, सानिया ने इसके हाथ से मोबाइल छीन कर ऑफ़ कर दिया। किसी की बर्दाश्त को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि वो जवाब दे जाए। इसने मोबाइल ऑफ़ करके इसकी गोद में पटक दिया। मैं इससे वादा करके आया था कि इसे फ़ोन करूँगा। फ़ोन करोगे, इंटरटेन करोगे? सानिया का लहजा तमस्कराना था। जो भी समझ लो, इसने शाने उचकाया। एज़त तुम जानबूझ के मुझे... अरे सानिया छोड़ो, मेरी जान क्यों उलझती रहती हो? ये तो तुम्हें तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। मिसेस अफंदी सानिया की झंझलाहट पर प्यार से बोली। जी अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। वो चबाकर बोली। एज़त कुछ कहे बगैर उठ गया और एक पहाड़ी के ऐन कोने पर खड़े होकर मोबाइल ऑन करके दोबारा कॉल मिलाने लगा। अरीशा अपी से चपत लगाकर सरजनिश करती हुई पकड़ के अपने साथ ले आई। आप लोग घर चले, मैं आता हूँ। इन लोगों के वापसी पर घर ड्रॉप करने के बाद इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर ली। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? अरीशा अपी ने पलट कर इसे खफकी से देखा। कश्माला की तरफ इसके लिए जो गिफ्ट्स लाए वो देने जा रहा हूँ।
इसने इत्मीनान से कहा और सानिया गेट के अंदर जाने की बजाय वहीं ठहर गई। इज़्ज़त, इसने आवाज़ दी लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। सानिया और अरीशा भी वहीं खड़ी देखती रह गई। इज़्ज़त के तेवर कुछ और ही कह रहे थे और सानिया के अंदर उबाल उठने लगे। वो पाँव पटकती हुई अंदर आ गई। कश्माला कश्माला कश्माला, भाड़ में गई कश्माला। वो अंदर आते हुए बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? मिसेस अफंदी सानिया के चेहरे पर गुस्से की लाली भांप चुकी थी। आपका लाड़ा चहीता सपूत अपनी कश्माला से मिलने गया है। ये 9 दिन भी न जाने इसने हमारे साथ कैसे गुजारे हैं। इससे तो बेहतर था कि वो अपनी चहीती को साथ ले जाता और हमें यहीं छोड़ जाता, शादी से पहले हनीमून मना लेता। सानिया का गुस्सा अब बेलगाम हो चुका था। सानिया, मिसेस अफंदी ने बुलंद आवाज़ में से टोका। देखिए ना पुप्पो, हर वक्त इसके पहलू से लगा रहता है और आप जानबूझकर अनजान बनी रहती हैं। वो बच्ची नहीं है, 18-19 साल की जवान जहान लड़की है जिस पर किसी भी मर्द का दिल आ सकता है और इत्तेफाक से इज़्ज़त भी मर्द ही है। इसके भी पास भी एक अदद दिल है और वो दिल इस लड़की पर आ भी सकता है। आपके पास क्या गारंटी है कि वो इसे इस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से सब मर्द हजरात देखते हैं। सानिया बेलगाम बोलती थी। इसका इदराक मिसेस अफंदी को चंद सेकंड्स में ही हो गया था। देखो बेटा, वो ये सब हमारी वजह से कर रहा है। आपके पास क्या सबूत है कि वो ये सब आपकी वजह से कर रहा है, ये अपने दिल की वजह से? इसके सवाल पर मिसेस अफंदी लम्हा भर के लिए चुप सी होगी। कोई सबूत नहीं है ना आपके पास? इन्हें चुप देखकर वो फ़ौरन बोली। प्लीज़ सानिया बस करो, वो आता है तो मैं इसे समझाती हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ रिलैक्स। अरीशा अपी ने इसे कंधों से थाम कर समझाने की कोशिश की और तसल्ली दी। आप नहीं, मैं खुद इसे समझा लूँगी और यकीनन वो समझ भी जाएगा। सानिया गुस्से से दांत पीस कर कहती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो दोनों माँ बेटी पीछे देखती रहेगी। मॉम, आपको क्या ज़रूरत थी कश्मारा को इज़्ज़त से इतना क्लोज करने की? अरीशा अपी माँ को खफकी से देख रही थी और मिसेस अफंदी सानिया को सोचे जा रही थी। जो लड़की शादी से पहले ज़रा सी बात पर इनके सामने इस लहजे में बात कर रही थी, वो शादी के बाद क्या कर सकती थी, इसका अंदाज़ा हो चुका था इन्हें। और इन्हें यह भी नज़र आ रहा था कि सानिया और इज़्ज़त का गुजारा मुश्किल से होगा। दोनों के मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ऐसा फ़र्क जो इन्हें आज से पहले कभी नज़र नहीं आया था। इज़्ज़त बहुत ठंडे मजाज का तहम्मुल पसंद आदमी था, जबकि सानिया तो आग की तरफ भड़कती थी और इस आग की लपक अब वो भी देख चुकी थी। आज कश्माला के कॉलेज में फंक्शन था। वो दो बार इज़्ज़त को कह चुकी थी कि मेरे साथ चलो, इसलिए मजबूरन इज़्ज़त ने अपना ऑफिस जाना मुलतवी करके इसके साथ जाने की हामी भर ली। इधर घर में सानिया वगैरह कराची वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे। अलबत्ता फ़ाहद अफंदी और अरीशा अपी का अभी चंद दिन और रुकने का इरादा था, क्योंकि अभी फ़ाहद की बीवी और बच्चों को भी पाकिस्तान आना था। बस वो स्कूल से छुट्टियों के इंतज़ार में थे और मिसेस अफंदी आजकल अपने बच्चों की मौजूदगी की वजह से बड़ी खुश नज़र आ रही थी। आज भी घर में ऐसी ही चहल पहल दिखाई दे रही थी। इज़्ज़त तैयार होकर बाहर निकला तो वो इसे देखते ही पूछने लगी, कश्माला की तरफ जा रहे हो? जी मॉम, आज इसके कॉलेज में फ़ंक्शन है। मैंने इसे वादा किया था कि मैं इसके साथ जाऊंगा, इसलिए जाना ज़रूरी है। ओके, ज़रा जल्दी आ जाना, फिर सानिया वगैरह को भी घर भी जाना है। इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने तुम ही जाओगे, इन्होंने इसे ताकीद की। ओके, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इसने सरला बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इसने कश्माला के गेट पर हॉर्न दिया तो वो भागती हुई बाहर आई। इतना लेट हो गया? वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठी तो खफकी से बोली, जबकि इज़्ज़त इसके वजूद से फूटती परफ्यूम की दिलफरेब महक पे बेसाख्ता नज़र उठाकर इसे देखा और पहली बार ऐसा हुआ कि वो नज़र को बेख्तियार होने से न रोक सका। वो स्याह कामदार लॉन्ग शर्ट के साथ स्याह ट्राउज़र पहने, गले में बारीक से दुपट्टा डाले एक मुकम्मल लड़की लग रही थी, जिसके पास इस वक्त किसी का दिल धड़काने का तमाम सामान मौजूद था। थोड़ी देर और देखता तो यकीनन इजहार मोहब्बत कर डालता, जो फ़िलहाल मुनासिब नहीं था, और मुनासिब यही था कि वो नज़र चुरा लेता। सो इसने नज़रें चुरा ली थी, लेकिन एहसासात को कैसे दबाता। इन 2 सालों में कितनी बड़ी बड़ी सी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि इसने भी आम लड़कियों की तरह पहनने ओढ़ने का ढंग सीख लिया था, वो भी सिर्फ इज़्ज़त की वजह से। वो भी सिर्फ इज़्ज़त की ख्वाहिश पर। आपके मेहमान चले गए? इसने इज़्ज़त के खामोश देखकर दोबारा सवाल किया। वो इसी शहर में खोया हुआ इसका सवाल न सुन। इज़्ज़त, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने इज़्ज़त के कंधे को आहिस्ती से हिलाया। बोलो, क्या पूछ रही हो? वो चौंक कर मतवज्जा हुआ, लेकिन नज़र एक बार फिर कश्माला के चेहरे पर जा ठहरी। इसके होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक सजी हुई थी। रुखसार वैसे ही गुलाबी थे, इसलिए इसे किसी ब्लश ऑन की ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। आपके मेहमान चले गए? इसने दोबारा इस्तफसार किया। कौन से मेहमान? वो गायब दिमागी से बोला। इस वक्त इसके दिलो दिमाग पर नेचुरल कलर छाया हुआ था। सानिया, उजाला और समीर वगैरह। इसने खफकी से इनके नाम लिया और इज़्ज़त को घूरा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ पूछना वापसी पे पूछ लेना, इसने कहते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो इसके कॉलेज के सामने पहुंच चुके थे और फिर सबसे मिलने मिलाने के बाद ही इसका दिमाग ठिकाने पर आया था। चलो ना यार, मज़ा आएगा। इज़्ज़त ने वापसी पर इसे अपने घर चलने की ऑफ़र की। नहीं, मैं घर चलूँगी, फिर कभी सही। इसने इनकार कर दिया। वह इसके सामने साथ सबके सामने जाते हुए कतरा रही थी। अरे फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? नहीं, बस ऐसे छोड़ो यार। आप मॉम को अपने फंक्शन के मुतालिक बताओ, वो बहुत खुश होंगी, बल्कि इन्हें इंतज़ार भी होगा। इज़्ज़त के इस्रार और ज़िद पर इसे अंदर आना ही पड़ा। तुम बैठो, मैं मॉम को बुला के लाता हूँ। वो इसे ड्राइंग रूम में बिठा के ऊपर चला गया, लेकिन घर में इतना सन्नाटा था जैसे घर में कोई भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। कश्माला मैगज़ीन देख रही थी जब सानिया अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। कश्माला इसे देख के खड़ी होगी। कैसी हो? सानिया इसे सरता पर चुपती हुई नज़रों से देख रही थी। जी ठीक हूँ, इसने आहिस्ती से जवाब दिया। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि तुम ठीक हो, बल्कि अच्छी खासी ठीक ठाक हो।
सानिया का लहजा काफ़ी काटदार था। कशमाला ने चौंक कर इसे देखा। बैठो, बैठ के बात करते हैं। इसने कशमाला को बैठने का इशारा किया, लेकिन वो तो जब का शिकार थी। बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, बस चंद बातें करना है तुमसे, इसलिए आज मैं वापस नहीं गई। सब चले गए, मैंने सोचा मैं तुमसे एक बार मिलकर ही जाऊँगी। आखिर क्या चक्कर चला रखा तुमने मेरे मंगेतर तुम्हारा, कि मेरा मंगेतर तुम्हारा दम छला बन के घूम रहा है। सानिया ने पहला तीर जुबान के कमान से निकाला और कशमाला के दिल में शगाफ डाल दिया। मंगेतर? हाँ, मेरा मंगेतर, तुम्हारा दम छला एज़त अफंदी। सानिया ने चबा कर कहा, नज़र तमस्कराना हो रही थी। वो तो कहता तुम जुनूनी और जज्बाती हो, ज़िद्दी और हठधर्म हो, किसी की बात नहीं मानती, इसलिए वो तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छी खासी नॉर्मल लड़की हो, बाशाउर और मॉडर्न। सानिया का एक एक लफ्ज़ आग की मानी था, एक ऐसी आग जो कशमाला के वजूद को भस्म करती जा रही थी। सचमुच तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला था या फिर बहाना कर रखा था? वो इस्तज़ाइया अंदाज में बदतमीज़ी से बात कर रही थी। कशमाला की रंगत जर्द पड़ गई। सानिया एज़त वापस ड्राइंग रूम में आया तो सानिया को कशमाला के पास बैठे देखकर ठिठक गया। कशमाला को यहाँ बिठाकर कहाँ चले गए थे? अगर वो ये डर जाती तो? इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची तो है ये। सानिया कशमाला का मजाक उड़ा रही थी। सानिया प्लीज़। एज़त सानिया के तेवर देख चुका था और कशमाला के चेहरे के तासुरात भी छुपे हुए नहीं थे। इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या झूठ बोलते थे मुझसे? सानिया बाज आने वाली नहीं थी। देखो सानिया, ये सब किसी और वक्त पे उठा रखो। कशमाला इस वक्त मॉम से मिलने आई और मैं इस वक्त हा इतना डर क्यों रहे हो? क्या इस जुनूनी हसीना के फिर से पागल होने का खौफ है? लेकिन अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है और यकीनन तुम्हारी मॉम भी खुश होंगी और इसकी मॉम भी। आखिर तुम इसे ठीक करने में कामयाब होगी और सायरा आंटी ने तुम्हें जो काम सौंपा था तुमने कर दिखाया। लेकिन मुझे इतना बता दो कि तुम इसे अब और कितना चिपका कर रखोगे अपने साथ? मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। तुम कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हो कि नफ्सियाती मरीजों का इलाज करते फिर। सायरा आंटी से कहो ये काम किसी और को सौंप दें, बल्कि इनसे कहो कि आपकी बेटी अब ठीक हो चुकी है, संभालें इसे या फिर इसकी शादी कर दें। अपनी ज़ुबान बंद रखो सानिया, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। एज़त गुस्से में धाड़ा। एज़त साहब, जो किसी दूसरे हर आए के सामने अपने रोने ना हर दूसरे बंदे को अपनी कमज़ोरियाँ देनी तो फिर तेरे वगैरह ना यही होता है। अच्छा, इतनी तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? तुम तो कहते थे तुमने ये सब सायरा आंटी के कहने पे किया, इनके कहने पे कशमाला से दोस्ती की और इसके इतने करीब गए हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम खुद ही बेईमान थे। सानिया इससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थाड़ी और एज़त गज़बनाक हो गया। एज़त न जाने क्या क्या कह रहा था, कशमाला को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसकी समातों में तो बस सानिया के अल्फाज की बाज़गश्त हो रही थी। वो वहाँ से मरे कदम उठाती बाहर निकल आई, लेकिन जब वो गेट से बाहर निकली तो इसका ज़ब्त जवाब दे गया। शाम गहरी हो चुकी थी। वो तमाम रास्ते रोती और अपनी चीखों को दबाती भागती हुई घर पहुँची। अंधाधुंध भागते हुए इसे रास्ते में कई बार ठोकर भी लगी और कई बार वो मुतबल गिरते हुए बची। कई लोगों ने इसे हैरानकुन नज़रों से देखा। सायरा हैदर की बेटी को क्या हुआ? यूँ लग रहा था जैसे अपना सब कुछ लुटा के जा रही हो, और ये सच भी ही तो था। वो आज अपनी नस्वानियत का गुरूर लुटा आई थी। एज़त अफंदी ने इसके साथ खेल खेला था और वो कितनी आसानी से इसके हाथ खिलौना बन गई थी, और अपनी ज़िल्लत को खिलौने की शक्ल में देखने की अज़ियत ही कुछ ऐसी थी कि वो चीखों से रोती हुई घर में दाखिल हुई। चौकीदार और बाकी मुलाजिम भी घबरा गए, लेकिन वो कुछ भी देखे बगैर सुने बगैर सीधी अपने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और फिर रात भर दरवाज़ा ना खुला। सायरा हैदर ने भी कई बार दरवाज़ा बजाया। एज़त भी आया, वो भी इसे दरवाज़ा खोलने पर इसरार करता रहा। कमरे से चीज़ों की उठा पटक की आवाज़ें आती रही, लेकिन कशमाला की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसने अपने गिफ्ट्स पर लिखे शाहनवाज़ हैदर के मोबाइल नंबर को नोट किया और इन्हें कॉल मिलाई। फजर का वक्त था जब इसने फ़ोन किया और सुबह 8 बजे का वक्त था जब वो इस्लामाबाद इसके घर के गेट पर पहुंच गए थे, और इनकी आमद पर अपने कमरे से निकली और हमेशा के लिए घर छोड़ गई। सायरा हैदर ने आगे बढ़ के कुछ कहना चाहा, लेकिन कशमाला ने हाथ उठा के इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वो भी इसके तेवर देख चुकी थी। इन्हें एहसास हो गया था कि ये बाजी भी हार गई हैं। रहमान हैदर और सुल्तान हैदर सिर्फ दो ही भाई थे। माँ बाप ने दोनों की शादियाँ की तो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। रहमान हैदर का बेटा शाहनवाज़ हैदर पैदा हुआ तो इन्हीं दिनों इनका सारा कारोबार दिवालिया हो गया। अपने कारोबार का सदमा कुछ ऐसा हुआ कि रहमान हैदर बिस्तर से लग गए। सुल्तान हैदर को भाई के हालात का पता चला तो इन्हें अपने साथ ही इस्लामाबाद ले आए, लेकिन फिर भी वो संभल ना सके अपने हालात, और फिर बीवी की अचानक मौत इनसे बर्दाश्त न हुई और यूँ वो भी शाहनवाज़ हैदर को छोड़कर चले गए। यूँ शाहनवाज़ हैदर की सारी जिम्मेदारी अपने चचा सुल्तान हैदर पर आ गई। इन्होंने अपनी बेटी से बढ़ के भतीजे को प्यार दिया और पाला पोसा, और इसी चीज़ को सायरा हैदर नापसंद करती थी। इन्हें शाहनवाज़ हैदर खार की तरह खुटकता था, क्योंकि वो होश संभालते ही अपने बाप के मुंह से ये जिक्र सुन चुकी थी कि वो सायरा की शादी शाहनवाज़ से करेंगे। और जब एक रोज़ इन्होंने बाकायदा बात की तो सायरा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो भी काफ़ी ज़हीन और समझ-बूझ रखने वाले आदमी थे। इन्होंने महज यह कहकर अगर वो शाहनवाज़ से शादी नहीं करेंगी तो वो इसे अपनी तमाम जायदाद से आग कर देंगे और सारी जायदाद का हकदार शाहनवाज़ होगा। बात ख़त्म कर दी। इस मुकाम पर आकर सायरा हैदर बेबस हो गई। वो इतनी ज़्यादा दौलत जायदाद से दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो शाहनवाज़ हैदर को भी अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाना चाहती थी। वो आज़ाद रहना चाहती थी, घर, शौहर और बच्चों के झंझट से बिल्कुल आज़ाद। लेकिन बाप ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, सो इन्हें मजबूरन ये जंजीर पहनना ही पड़ी।
कशमाला 5 साल की थी जब सुल्तान हैदर भी खाल के हकीकी से जा मिला और तब सायरा हैदर के अंदर का जहर उमड़ के बाहर आने लगा। इन्होंने मुस्तकिल तंज़ व तहकीर का निशाना बना लिया शाहनवाज़ हैदर को, और इस सब की असल वजह यह थी कि वो सायरा हैदर के मुकाबले में ज़रा कम शक्ल थे, इसलिए वो इन्हें अपने काबिल नहीं समझती थी। सुल्तान हैदर की वफ़ात के बाद सायरा ने खुद ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शाहनवाज़ ने इन्हें इस काम से रोकना चाहा तो इन्होंने इसे धुतकार के रख दिया। गुर्बत किधर गया? गुर्बत, कंगाली और नहुसत के ऐसे ताने दिए कि वो शर्मिंदा होकर रह गई। कशमाला बाप से बहुत मानूस थी। माँ को इनके साथ लड़ते झगड़ते देखती तो माँ से मुतनफ़र हो जाती थी, क्योंकि सायरा जब शाहनवाज़ पे गुस्सा निकालती तो कोई एहतियात नहीं करती थी कि इनकी मासूम बच्ची सब देख भी रही है और सब सुन भी रही है, और इनकी यही बेहतियाती कशमाला को बेहिस कर गई। वो गुमसुम रहने लगी, और इस वक्त तो हद ही होगी जब शाहनवाज़ ने सायरा हैदर को तलाक दी थी। वो बेयकीनी से देख रही थी। तुमने मुझे तलाक दी थी शाहनवाज़? इन्हें जैसे यकीन था कि शाहनवाज़ कभी इन्हें तलाक नहीं देंगे, चाहे वो इन्हें कितना ही रोनती रहें। वो कभी सर नहीं उठाएंगे, लेकिन ये भी इनकी खुशफहमी साबित हुई। हाँ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तुमने मुझसे शादी की थी अपनी दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने तुमसे शादी की थी अपने चचा जान की ज़ुबान की लाज रखने के लिए। शादी के बाद तुम्हें दौलत और जायदाद मिल गई और मैंने चचा जान की ज़ुबान का पास रख लिया, इसलिए अब हमारा गुजारा मुश्किल है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि मेरी कशमाला को मेरे साथ रहने दो। मैं खुद इसकी परवरिश करूँगा, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तुम आज़ाद होगी हमेशा के लिए। बस मेरी बेटी को मेरे साथ रहने दो, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है, वो नहीं रह पाएगी मेरे बगैर। सायरा हैदर अभी तलाक का सदमा भी नहीं भूल पाई थी कि शाहनवाज़ हैदर की दूसरी फरमाइश पर बम की तरफ फट पड़ी। क्या कहा? मैं कशमाला को तुम्हारे हवाले कर दूँ? तुम्हें दे दूँ इतनी आसानी से? वो पागल तो हो उठी थी। फिर शाहनवाज़ हैदर की लाख कोशिश के बावजूद भी इन्होंने कशमाला को इनके साथ नहीं रहने दिया। ये देखे और सोचे बगैर कि इनकी ज़िद्द और हठधर्मी ने बच्ची पर क्या असर डाला। इन्हें कशमाला को अपने पास रखने का कोई शौक़ नहीं था, बस ज़िद थी, और यही ज़िद आज भी कायम थी। नतीजतन कशमाला भी ज़िद्दी और हठधर्म होती चली गई। इसकी शख्सियत में एक खला रह गया जिसे एज़त की मोहब्बत, तवज्जो और दोस्ती ने पुर कर दिया। इसे माँ बाप की मोहब्बत ना मिली तो वो अजीब हरकतें करने लगी, महज सायरा हैदर को ज़िच करने के लिए और तवज्जो हासिल करने के लिए। और जब यही तवज्जो और मोहब्बत एज़त ने इसे दी तो वो इसकी हो गई थी। लेकिन आज जब पता चला कि वो जिस मोहब्बत के पीछे भागी है वो भी बनावटी और सायरा हैदर का एक ड्रामा था, तो वो हकीकतन पथरा गई थी। अब वो इस माँ के पास हरगिज़ नहीं रहना चाहती थी जिसने इसे राह रास्त पर लाने के लिए एज़त की मदद ली थी। ऑफिस की बिल्डिंग से कुछ दूर ही इसका एक्सीडेंट हुआ था। इसकी गाड़ी के पीछे मैनेजर साहब की गाड़ी निकली थी। इन्होंने एक्सीडेंट होते देखा तो फ़ौरन से पेशतर एज़त को फ़ोन किया, और वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला भी एज़त ही था। एम्बुलेंस के पहुँचने तक एज़त खुद से बेगाना खून में लथपथ कशमाला को गाड़ी से निकाल चुका था। गाड़ी से निकलने के बाद इसकी हालत देखी तो एज़त अफंदी का दिल मुट्ठी में आ गया। कशमाला आंखें खोलो। इसने दीवानावार इसके रुखसार थपके इसको उठाने और बाहर निकालने की कोशिश में वो खुद भी इसके खून में भर गया था। पीछे हटे साहब, मैडम को एम्बुलेंस में डालने दे। मैनेजर साहब ने इसे पीछे हटाना चाहा। मम्मा, मैं खुद इसे गाड़ी में डालता हूँ। इसने अजीब घबराए हुए अंदाज में कहा और कशमाला को उठा के एम्बुलेंस में डाला। बाकी पीछे सब कुछ मैनेजर साहब ने संभाला। वो खुद एम्बुलेंस में इसके साथ ही अस्पताल चला गया। शाहनवाज़ हैदर को भी इत्तला मिल चुकी थी। इनकी फैमिली बदहवासी में अस्पताल पहुंची। एज़त, कशमाला कहाँ है? शाहनवाज़ हैदर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आईसीयू में। एज़त के लहजे में शिकस्तगी उतर आई। कैसे एक्सीडेंट हो गया इसका? वो इतनी रैश ड्राइविंग क्यों कर रही थी? थोड़ी देर पहले ही तो इसने मुझसे कहा था कि वो मीटिंग के बाद घर आ रही है, फिर ये अचानक। शाहनवाज़ हैदर के हवास इसका साथ छोड़ रहे थे। वो एज़त के कपड़े खून में भरे देखकर ही कशमाला की हालत का अंदाज़ा लगा सकते थे। इसका इतना खून बहा था तो यकीनन एक्सीडेंट भी तो इतना ही शदीद हुआ था। ये सब मेरी वजह से हुआ शाहनवाज़ साहब। एज़त कहते हुए कुर्सी पर ढह गया। अमीना बेगम और शाहनवाज़ हैदर चौंक गए। मैं वाकई इसका मुजरिम हूँ, लेकिन शाहनवाज़ साहब, मुजरिम को माफ़ी भी तो दी जा सकती है। वो अजीब बहकी बातें कर रहा था और शाहनवाज़ हैदर फटी फटी नज़रों से देख रहे थे। तो इसका मतलब था कशमाला के इतने दिनों की डिस्टर्बेंस का असल जिम्मेदार एज़त अफंदी था, बल्कि एज़त अफंदी तो और भी कई बातों का जिम्मेदार था। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बावजूद कोशिश के कह ना सके। हाँ, मैं पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो मुझे माफ़ करने के काबिल हो जाए तो फिर माफ़ी मांगूंगा। आज सोचा कि वो इस काबिल हो चुकी है, वो समझदार हो गई है, मेरी बात को समझ जाएगी। लेकिन नहीं, वो आज भी वही कशमाला, नादान और नासमझ। आज भी इसने अपना वही बचपना और वही जुनून दिखाया, और आज भी इस मुझसे दूर जाने के लिए भाग निकली। ऐसे थके थके शिकस्त खुर्दा लहजे में कह रहा था। शाहनवाज़ हैदर इसकी बात को किसी न किसी हद तक समझ चुके थे, और इनके अंदर का तजस्सुस भी ख़त्म हो गया और इनकी सोचों की उलझी हुई गुत्थी भी सुलझ गई थी। वो भी एज़त के बराबर ही बेंच पर बैठ के उनके कंधे झुके हुए थे। अमीना बेगम ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रख दिया। कशमाला, मेरी जान, मेरी गुड़िया। वो नीम बेहोशी के आलम में थी जब इस शनासा की आवाज़ पर इसने बामुश्किल पलकें खोलकर देखने की कोशिश की। मॉम। इसकी लबों ने गैर महसूसी हरकत की और इस हरकत से पहचाना जा रहा था कि इसने मॉम कहा। जी मेरी जान, आंखें खोल के देखो, मैं हूँ तुम्हारी मॉम, तुम्हारी मुजरिम, तुम्हारी गुनाहगार, तुम्हें महरूमियों में धकेलने वाली बेहिस और बदनसीब माँ। सायरा हैदर इसका हाथ पकड़ थाम के होंठों से लगाते हुए रो पड़ी। शाहनवाज़ हैदर सर झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन मिसेज अफंदी ने आगे बढ़कर इनके कंधे पर हाथ रख दिया। गुजरी बातों को भूलकर तुम इस वक्त अपनी बेटी की सेहत और
ज़िंदगी की दुआ करो। कैसे भुला दूँ इन बातों को, अपनी इन्हीं बातों की वजह से तो अकेली रह गई हूँ। इन 5 सालों से तन्हा ज़िंदगी गुजारी हूँ। सायरा हैदर बुलंद आवाज़ से रोते हुए अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह, अपनी कोताहियाँ याद कर रही थी। मॉम, अब की बार किश्माला ने पुकारा तो आवाज़ बुलंद थी, लेकिन पलकें मूंदी हुई थी और बंद पलकों से आंसू बह रहे थे। आई मिस यू मॉम। इसकी आवाज़ भीग रही थी और सायरा हैदर ने बेसाख्ता उठ के से सीने में भेज लिया। आई मिस यू टू मेरी जान, आई मिस यू टू। वो उसका चेहरा वालहाना अंदाज में चूम रही थी। पूरे 1 हफ्ते के बाद किश्माला डिस्चार्ज होकर घर आई तो मिसेज अफंदी, अहमद अफंदी और एज़त अफंदी इसकी इयादत के लिए बाकायदा घर आए, जिस पर शाहनवाज हैदर और अमीना बेगम बहुत खुश थे। इन्होंने इन लोगों की खूब आवभगत की थी, ये देखे और सोचे बगैर कि इनकी बेटी कितनी खफा और बदजन है। किश्माला कहाँ है भाई साहब? मिसेज अफंदी ने काफ़ी देर बाद पूछ ही लिया। अपने कमरे में है, अभी ठीक से चल फिर नहीं सकती, कमज़ोरी और नकाहत की वजह से उठती है तो चकरा जाती है, इसलिए इसे फ़िलहाल बेड रेस्ट का कहा है। अमीना बेगम ने शाइस्तगी से मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छी बात है। वो दरअसल एज़र इससे मिलना चाहता था। अस्पताल में भी शायद इससे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए मैंने सोचा कि घर पे ही जाकर मिल लेते हैं। मिसेज अफंदी की बात पर एज़र गड़बड़ा गया। अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, वो जाग रही होगी, मैं अभी इसे यखनी पिला के आई हूँ। अमीना बेगम ने फ़ौरन कोई इतराज़ किए बगैर इसे इजाज़त दी और एक नज़र शाहनवाज़ को देखा कि वो माइंड तो नहीं कर गए, लेकिन वो गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराए थे। वो अमीना बेगम की फुर्ती का मतलब बखूबी समझते थे। दरअसल वो भी इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जाओ ना, सोच में क्यों पड़ गए? मिसेज अफंदी ने पास बैठे बेटे को टोका दिया। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं जा सकता। इसने आहिस्तगी से इनकार कर दिया। क्यों नहीं जा सकते? इन्होंने ताज्जुब से देखा। अहमद अफंदी और शाहनवाज हैदर एक दूसरे के साथ मगन थे, अलबत्ता अमीना बेगम फारिग थी, इसलिए इनका ध्यान इन दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू की तरफ था। इसने मुझे मना कर रखा है कि मैं कभी इसके कमरे में नहीं जाऊँगा और ना ही वो मेरे कमरे में आएगी, इसने सादगी से जवाब दिया। कब कहा था? जब वो इस्लामाबाद में होती थी। इसने की सादगी भरी माजरत पर अमीना बेगम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि मिसेज अफंदी अपने इतने ज़हीन बेटे को देखती रह गई। जाओगे या घर चलें? इन्होंने धमकी देने वाले अंदाज में दोबारा पूछा और मजबूरन एज़त खड़ा हो गया। मुझे एहतियातन कोई हेलमेट तो दे दें, इसने दोनों ख़वातीन को देखते हुए लजालत से कहा और जब दोनों से घूरियाँ मिली तो अल्लाह का नाम लेता वह सीढ़ियाँ चढ़ गया। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ, इसलिए दोबारा दस्तक दी और दोबारा जवाब मौसूल ना हुआ तो तीसरी दस्तक देते साथ ही वो अंदर चला गया। वो नीम दराज सी बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी और बंद पलकों के पीछे सोचों का जहाँ बात कर रखा था। एज़त के मखसूस क्लोन की महक से चौंक कर सीधी हुई थी। तुम यहाँ? किश्माला के चेहरे पर एक मिनट पर फिर नफरत के साए बिखर गए। आई एम सॉरी, मैं खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ। जान सकती हूँ। अब किसने भेजा है खेलने के लिए? वो एक लफ्ज़ चबाकर बोली। मैं तुम्हारे बेडरूम में आने की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 6 साल पहले तुमने मुझे अपने बेडरूम में आने से मना किया था। तुमने कहा था मैं तुम्हें ड्राइंग रूम में बुला लेता, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ कि नीचे ड्राइंग रूम में चलो, वहाँ बात करते हैं। एज़त ने इतने सालों से वो बात याद रखी थी कि किश्माला तहय्युर से देखती रह गई। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे बेडरूम में भी नहीं जाओगी, लेकिन आज मैं हिम्मत करके तुम्हारे बेडरूम में आ गया तो तुम भी बदला चुकाने के लिए मेरे बेडरूम में जा सकती हो, मना नहीं करूँगा। वो माहौल में तनाव कम करने के लिए काफ़ी फ्रेश अंदाज में बोल रहा था। बोलो, बात करूँ तुम्हारे मॉम डैड से कि आपकी बेटी मेरे अपने बेडरूम में बोर हो चुकी है, मेरे बेडरूम में जाना चाहती है। नीचे हम दोनों के पेरेंट्स मौजूद है, बैठे बैठे बात पक्की हो जाएगी। और शट अप, जस्ट शट अप, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बुलंद आवाज़ से चीख उठी। ठीक है, शक्ल ना देखो, शादी तो कर लो। शादी? किश्माला ने शादी के लफ्ज़ को दोहराया। तुमसे शादी? शादी मैं इसी शख्स से करूँगी जिससे मेरी कमिटमेंट हो चुकी है, जिसका प्रपोजल मेरे मॉम डैड को पहले ही पसंद है और वो ओके भी कर चुके हैं। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी? गलत फहमी है तुम्हारी। जाओ और जाकर अपनी सानी से शादी करो जो तुम्हारे लिए इस रोज़ तड़प रही थी, मर रही थी। किश्माला अपनी तकलीफ भूल के ऐसी शुरू हुई कि एज़त के औसान खत आ गई। ये क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन किश्माला, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि 1000 बार माफ़ी मांगने पर भी तुम माफ़ ना करो। मैं किसी प्लानिंग के तहत तुम्हारे करीब नहीं आया। मेरी और तुम्हारी फ्रेंडशिप एक नेचुरल फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब शायरा आंटी को पता चला कि मेरा तुमसे मिलना मिलाना और हेलो हाय है तो इन्होंने कहा कि तुम्हें समझाने बुझाने में मैं इनकी मदद करूं, बस। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर रफ्ता रफ्ता मैं तुम्हारे करीब हुआ तो मुझे सचमुच मोहब्बत सी महसूस होने लगी और इस रोज़ जब तुम्हें ढूंढते हुए पार्क में पहुंचा तो इस मोहब्बत पर मोहर भी लग गई थी। मैं दिलो दिमाग समेत तुम्हारा हो चुका था। सानिया मेरी मंगेतर थी, लेकिन मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। इसने मुझे छोड़ दिया तो लेकिन तुमको बदजन कर दिया। तुम्हारे कराची जाने का सुनकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें चेंज मिल जाएगा, तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी। यही कि मैंने 5 साल तुम्हारा इंतज़ार किया और सानी की तो शादी भी हो चुकी है। एज़त इसके सामने सफाई में बोलता चला गया, लेकिन किश्माला पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो हमस तंजी और तमस्कराना नज़रों से देख रही थी। प्लीज़ किश्माला, मुझसे नादानिस्ती में जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ यार, बहुत हो चुका, अब और इंतज़ार और सब्र की हिम्मत नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बेबसी से इसके सामने दो जानो होकर बैठ गया। किश्माला कितने ही लम्हे इस शख्स को इसी तरह देखती रही, फिर तलखी से सर झटक दिया। जाओ एज़त अफंदी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, इसने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। किश्माला, एज़त ने झटके से सर उठाया। बस मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती, इसने कहकर रुख मोड़ लिया। किश्माला, तुम अब जा सकते हो एज़त अफंदी, इसने एज़त की बात काट दी। लेकिन किश्माला, प्लीज़ मॉम डैड, प्लीज़ कम हेयर।
वो एकदम चीख उठी और एज़त इसके रवैये से शिकस्त खोरदा सा गुमसुम वापस पलट गया। मिसेस अफंदी, अहमद अफंदी, अमीना बेगम और शाहनवाज हैदर एज़त की चाल देखकर इसका हाल जान गए और वहाँ रुके बगैर बाहर निकल गया। मजबूरन वो भी इसके पीछे चले गए। क्या कहा किश्माला ने? वो पूछ रही थी, लेकिन इसके पास कोई जवाब होता तो बताता। लगता है पहले कोई कमिटमेंट हो चुकी थी। ये सब तो एक बहाना है। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो किसी वर्कर की आवाज़ पर कदम रुक गए। एंगेजमेंट की पार्टी तो यकीनन बहुत बड़ी होगी, पूरे शहर की क्रीम जमा की होगी पार्टी में। दूसरे वर्कर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और एज़त को तो जैसे करंट छूट गया। किश्माला की एंगेजमेंट? इसका दिमाग घूम गया। वो दंदनाता हुआ सीधा किश्माला के रूम में जा पहुंचा। वो पिछले एक हफ्ते से फैमिली के साथ इस्लामाबाद किया हुआ था। किश्माला ठीक हो चुकी थी, इसलिए ऑफिस इसने संभाल रखा था, लेकिन आज ऑफिस में दाखिल होते जो खबर इसे मिली वो इसके लिए किसी बम से कम नहीं थी। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? एज़त के अंदाज में अजीब तरह का गुस्सा था जिसमें बेबसी की आमेजिश थी। किश्माला किसी फाइल पर झुकी साइन कर रही थी। इसे अपने सामने तहस-तहकाक और गुस्से भरे अंदाज में देखकर गुस्सा आया। तमीज़ से बात करें मिस्टर एज़त अफंदी, ये मेरा ऑफिस है। वो नागवारी से बोली। जानता हूँ कि ये ऑफिस है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऑफिस में बातें कैसी हो रही हैं। वो टेबल पर दोनों हाथ जमा के इसकी सिमत चुका। कैसी बातें हो रही हैं? वो उल्टा इससे पूछ रही थी। तुम्हारी एंगेजमेंट की बातें हो रही हैं, वो जवाबन गज़बनाक लहजे में बोला। इसकी सारी तहम्मुल मजाजी हवा हो चुकी थी। वो गैज़ो गज़ब से भरा हुआ था। ओ हाँ, मेरी एंगेजमेंट की बातें? ज़ाहिर है सबको इनवाइट किया तो सब बातें तो करेंगे ना। एनीवे मैंने आपको भी इनवाइट करना था, लेकिन आप यहाँ नहीं थे इसलिए नहीं किया। ये लीजिए मेरी तरफ से मेरी एंगेजमेंट का इन्विटेशन कार्ड। इसने टेबल की दराज से एक रेड और सिल्वर कम्बिनेशन का खूबसूरत सा नफीस कार्ड निकाल के इसकी सिमत बढ़ाया। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गया तुम्हारा कार्ड। इसने कार्ड दबोच कर फाड़ा और किश्माला के चेहरे पर उछाल दिया। वो इसकी हरकत पर सटपटा गई। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हिजर में मरा जा रहा हूँ मैं? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। पागल हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारे लिए। गलत फहमी है तुम्हारी, और बहुत जल्द तुम्हारी गलत फहमी दूर भी कर दूंगा। वो दांत पीसते हुए यूँ गज़बनाकी से बोला था जैसे वो वाकई मरूब हो जाएगी। मेरी गलत फहमी दूर हो चुकी है मिस्टर एज़त अफंदी, इसलिए बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकते हैं। वो भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो चुकी थी। और हाँ, मैंने आपके घर वालों को भी इन्वाइट किया। इनसे कहिएगा कि ज़रूर आएँ, बल्कि आप भी ज़रूर आइएगा। इंतज़ार रहेगा, मुझे आपको अपने मंगेतर से मिलवाऊंगी। आपसे कम नहीं है वो। टेबल के करीब खड़ी कुर्सी को ज़ोरदार ठोकर मारता वो कमरे से बाहर निकल गया। आज फ्राइडे था, 10 जनवरी की शाम थी। किश्माला की एंगेजमेंट थी आज और वो बेनियाज था, इसलिए इसने कोई तारीख वगैरह भी नहीं पूछी थी। लेकिन मिसेस अफंदी से 2 रोज़ पहले फ़ोन पर बात हुई तो इन्होंने बताया कि जुमे को किश्माला की मंगनी की रस्म है। शाहनवाज हैदर और अमीना बेगम ने आने के लिए इस्रार किया है, इसलिए इनका भी मंगनी में शरीक होने का इरादा है। अलबत्ता एज़त का इस एंगेजमेंट में जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अपने घर में मुँह से लपेटे पड़ा था। लेकिन मिसेस अफंदी भी बड़ी बामरवत खातून थी। इन्होंने फ़ोन करके एज़त को सर्जनिश की कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, और इसने इसरार किया कि इसे उठना ही पड़ा। मेरी माँ भी अजीब है, जानती भी कि इसकी मंगनी से मेरे दिल पर क्या गुजरी है, फिर भी मुझे जाने का इसरार कर दिया। वो बेदिली से तैयार होकर बाहर निकला है। वैसे वो सूरमा देखना तो चाहिए जो मुझसे कम नहीं है इसके लिए। ड्राइविंग करते हुए इसके जहन में एक तमस्कराना सा ख्याल आया और गाड़ी की स्पीड कदरे बढ़ा दी, लेकिन रास्ते में आकर इसे याद आया कि इसे तो मैरिज हाल का मालूम ही नहीं। मजबूरन इसे शाहनवाज हैदर को फ़ोन किया। अंकल, एंगेजमेंट कौन से हाल में है? इसके सवाल पर शाहनवाज हैदर को हैरानी हुई थी। तुमने कार्ड पर नहीं देखा? सॉरी अंकल, मैंने गौर नहीं किया। इसने माजरत की। गौर कर लेते तो अच्छा था, खैर अभी भी पूछ लिया है तो बेहतर क्या है। इन्होंने नरमी से कहा और इसे हाल का बताकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले 10 मिनट में वो मतलूबा हाल में पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर इसकी आंखें चकाचौंध हो गई। ये चकाचौंध रोशनियों की नहीं, रिश्तों की थी। मिसेस अफंदी किश्माला के पास स्टेज पर बैठी हुई थी। अरीशा आपी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ विराजमान थी। फ़हद अफंदी भी अपनी बीवी और बच्चों के झुरमुट में नजर आ रहे थे। अहमद अफंदी के कहके उबल रहे थे और इनके कहकों की वजह अपना बेटा एज़त अफंदी था, जो हाल के दाखिली दरवाजे में होंक बना खड़ा था। अरे आओ आओ बेटा, तुम आ गए, बस एक तुम्हारी कमी थी। वो एज़त को अंदर ले आए और अपने घर वालों को देखकर सोच रहा था कि वो क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हो गया। किश्माला की फैमिली से ज़्यादा वो लोग खुश नजर आ रहे थे। आओ बेटा इधर स्टेज पर बैठो, किश्माला के साथ सायरा हैदर ने एज़त का बाजू थामते हुए कहा। स्टेज पर? किश्माला के साथ? वो ठिठक गया। अरे हाँ बेटा, काफ़ी देर हो चुकी है, मेहमान कब से इंतज़ार करें। चलो शाबाश, जल्दी से अंगूठी पहनाओ इसे। इनके कहने पर वो बिदक गया और इसकी हरकत पर सबके मुंह से कह के उबल पड़े। एज़त का स्टाफ मधु था। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। मिसेस भट्ट ने करीब आके कहा तो एज़त हक्का बक्का रह गया। वो हैरान परेशान हो रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। ये तो सारे एज़त अफंदी को ना झटके पे झटके दे जाए। वो होगी जोर का झटका है जोरों से लगा। अच्छा, आप अपनी और मेरी मॉम के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो क्या मैं अपनी और आपकी फैमिली के साथ मिलकर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी? इसे किश्माला के साथ स्टेज पर लाकर बिठाया गया तो किश्माला बोली, मगर ये सब काया पलट हुई कैसे? इसके अंदर सवाल उठ रहे थे। ये काया पलट तो इसी वक्त हो गई थी जब किश्माला हॉस्पिटल में थी। मिसेस अफंदी मुस्कुरा के बोली, वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने किश्माला को सब बातें बताई, तुम्हारी मोहब्बत और दीवानगी किस्से सुनाए और इसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे बेटे को माफ़ करके अपना ले। फिर क्या? फिर वो मान गई। बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, अल्लाह नसीब को अच्छे करे। लेकिन वो इस रोज़ जो कुछ इसने अपने घर पर मुझसे कहा,
वो बस थोड़ा सा ड्रामा था और थोड़ा सा गुस्सा। मिसेस अफंदी सहूलत से सब बताती जा रही थी, मगर जब इसने इस सबको इनविटेशन काट दिया तो सब ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैडम ने बताने से मना किया था। इसका सवाल किसी ने सुन लिया, इसलिए तमाम स्टाफ वालों ने हंसते हुए कोरस में जवाब दिया। और जो कार्ड मैंने आपको दिया वो तो आपने देखा ही नहीं, और मुझे 100% उम्मीद थी कि आप वो कार्ड नहीं देखेंगे, और ऐसा ही हुआ। किशमाला ने आइसकी से लुकमा दिया। इसलिए तो कहते हैं कि गुस्से में अक्ल का दरवाज़ा बंद हो जाता। वो धीमी आवाज़ में बोलती इसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन यार आज तो बता देना था, मेरी हालत देखी तुमने, मैं कम से कम तैयार होकर तो आता। वो खफा हो रहा था, इसकी शेप बड़ी हुई थी, कपड़े भी बस सादा से थे, बालों की कोई खास तरतीब नहीं थी, बेहद आम सा हुलिया था, पूरा पूरा मजनू लग रहा था। लेकिन जबकि वो जिसके पहलू में बैठी फिरोजी का आमदार लहंगा पहने नफीसी दुल्हन बनी हूरों को मात दे रही थी। एज़त की नज़रों में वारफ्तगी उतर आई। किशमाला ने नज़र चुराकर चेहरा झुका लिया, और इसके चेहरे के साथ एज़त ने झुकते हुए इसने शेर पढ़ा। निगाह फेर साकी ना बर्त बेनियाजी, तेरे पास आए हैं हम कई रास्ते बदल के। किशमाला इसके शेर पर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो इसे अंगूठी पहनाकर फारिग हुआ तो सायरा हैदर ने दोनों की नज़र उतारी और सबके साथ हाल में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि अब रस्में करने का हक मिसेस अफंदी और अमीना बेगम को था, जो माए होने का हक अदा करती फिर रही थी। आज सुबह इन्होंने वापस इस्लामाबाद चले जाना था। इन्हें किशमाला ने बुलाया था, वो गैरों की तरह आ गई थी। सब लोग अपनी बातों में मगन थे और दूल्हा दुल्हन अपनी मोहब्बतों में गुम थे। अब बताओ, मेरे बेडरूम में जाओगी या नहीं? एज़त के मानी के सवाल पे इसका चेहरा ब्लश हो गया। बताओ ना, जाओगी? वो स्टार्ट कर रहा था। हाँ, मजबूरी है, क्योंकि अब आपका बेडरूम मेरा भी बेडरूम होगा। इसने जवाब तो दिया था, मगर दलील के साथ। हाँ हाँ हाँ। एज़त फलक शगाफ कहकर लगा के हंसा। सजी सबरी दुल्हन के साथ स्टेज पर मलका सा दूल्हा देखकर बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, दिलचस्प और खुशगवार, जज्बों, चाहत और मोहब्बतों से भरपूर। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? इसमें मेरा ख्याल है मैंने एक दो जगह पे गड़बड़ की है, तो वहाँ पे मैंने ना एक सीन को ना 2 दफ़ा पढ़ा है, लेकिन उसके लिए माजरत, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी कैसा लगा नावल, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो छोटा सा नावल अच्छा लगा है, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।